ॐ सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपे मां भक्तां गृहाणार्घं दिवाकर। आज के इस ऐतिहासिक उद्घाटन सत्र में उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथियों एवं आभासी दर्शक दीर्घा के समस्त विशेषज्ञों, विरासत प्रेमियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं प्रेस मीडिया के सदस्यों को सर्वप्रथम मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, भारतीय स्त्री शक्ति एवं हेरिटेज सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 3 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन कोर्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म, का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हमारे साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप सभी विशेषज्ञों का मैं एक बार पुनः अपने समस्त दर्शकों की तरफ से सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पंकज मित्तल मैडम, ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज महू। आपका भी हार्दिक स्वागत है मैडम। इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती नैना सहस्त्रबुद्धे मैडम, जो कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय स्त्री शक्ति की। आपका भी हार्दिक स्वागत है मैडम। आज के इस आयोजन में हम लोगों के साथ बहुत एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर उद्घाटन सत्र में हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर उर्मिला आप्टे मैडम, जो फाउंडर प्रेसिडेंट रही हैं भारतीय स्त्री शक्ति की, और आपकी उपस्थिति से इस आयोजन को एक अलग मार्गदर्शन मिला है मैडम। आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ तीनों संस्थाओं के अ, अ, अल, की तरफ से सभी लोग दर्शक दीर्घा में मंच पे हम लोगों के साथ हैं। इस प्रोग्राम की जो कोर्स रन किया जा रहा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म, इसके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्राची मोगे जी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है मैडम। इस प्रोग्राम के इस कोर्स के कन्वेनर जो थोड़ी देर में हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है गुप्ता जी। साथ ही साथ मैं इस कोर्स का कोऑर्डिनेटर आप सभी को एक बार पुनः इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं वेलकम एड्रेस के लिए डॉक्टर प्राची मोगे मैडम को। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। धन्यवाद प्रोफेसर द्विवेदी सर। नमस्कार, नमो नमः, सभाभ्य नमः। आज के इस उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय स्त्री शक्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस मऊ और ये जो हमारा त्रैमासिक अभ्यासक्रम चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है, उसके उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज मित्तल जी, जो ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उनका भी हार्दिक स्वागत। अपने व्यस्त दिनक्रम में उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं मैडम, और हम आपका जो जेंडर स्टडीज विषय है और इस सब विषय की जो आपकी एक्सपर्टाइज है, उसको सुनने के लिए बहुत बेसर है। नमस्कार। हमारे इस अभ्यासक्रम में सदोदित हमारे साथ होने वाले ये जो महू की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, उनका सक्रिय सपोर्ट हमें मिला है। हर चीज में वो हमारे साथ है। तो इस यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया महामहिम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, उनका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। नमस्कार ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर आशा शुक्ला जी। आज के इस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर है
भारतीय स्त्री शक्ति की नैना सहस्रबुद्धे जी, जो भारतीय स्त्री शक्ति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस अभ्यासक्रम में 100 से ज्यादा विद्यार्थी जुट गए हैं, जो भारत के हर कोने में से आए हैं। इसमें कोई यूजी स्टूडेंट है, कोई पीजी स्टूडेंट है, कोई डॉक्टरल स्टूडेंट है, और कोई भारतीय स्त्री शक्ति हो या विविध सामाजिक संस्था हो, इस संस्थाओं के कार्यकर्ता है। यह सभी छात्रगणों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे आशा है कि ये कोर्स जो आप कर रहे हैं, उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। इस सत्र के बाद हमारा एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी होने वाला है। आज का ये जो उद्घाटन समारोह है, वो हमें बहुत असीम आनंद दे रहा है, क्योंकि हमारा सबने, ये 3 संस्थाओं ने मिलके एक आयोजन किया था कि हम कुछ ऐसा कोर्स शुरू करेंगे। वो आज फलपूर्ति मिल रही है, उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है। इसलिए मैं सभी 3 ही संस्थाओं के जो पदाधिकारी है, सभी संस्था के जो कार्यकर्ता है, जो इस कार्यक्रम को आभासी दृक्श्राव्य माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे सभी श्रोतृगण का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सभी जानते हैं कि यह आयोजन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू, भारतीय स्त्री शक्ति और हेरिटेज सोसाइटी, तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रेरक एवं अत्यंत उपयोगी कार्य निरंतर करती रही है। उद्घाटन सत्र को इस क्रम में आगे बढ़ता हूं और तीनों संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं, कि ताकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, कि ताकि तीनों संस्थानों की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के माध्यम से वे जान सकें। जैसा हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय से हम लोग शॉर्ट में ब्राउस भी कहते हैं, देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। जैसा मुझे ज्ञात हो रहा है कि सोशल साइंसेस के नाम से मेरे ख्याल से पहली यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास एवं शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण की एकीकरण का एक अनूठा मॉडल है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए सामाजिक आर्थिक विकास एवं शैक्षिक उत्कृष्टता में तेजी लाना है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा के साथ नई तकनीकों और सामाजिक विज्ञान के नवीनतम मॉड्यूल का संगम भी है विश्वविद्यालय हमारा। यह विश्वविद्यालय मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला के मार्गदर्शन में नित्य नई प्रगति कर रही है, नित्य नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और संबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण प्रदान करके समाज के हाशिए के वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ हम सभी बराबर देखते हैं कि विश्वविद्यालय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वीकली प्रोग्राम कर रही है, और उनके साथ में है राष्ट्रीय शिक्षण मंडल के साथ संयुक्त तत्वावधान में लगातार कर रही है। साथ ही साथ एक और अति महत्वपूर्ण इनका आयोजन चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव का। यह भी आयोजन वीकली प्रोग्राम है, जिसमें 75 आयोजन मैडम कुलपति के मार्गदर्शन में यह आयोजन हेरिटेज सोसाइटी भी उसमें ज्वाइंट कोलैबोरेशन में इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। साथ ही साथ अब मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ भारतीय स्त्री शक्ति के बारे में। आप सभी जानते हैं इस संस्था को, भारतीय स्त्री शक्ति, जिसको शॉर्ट में हम लोग BSS कहते हैं। मुंबई में यह पंजीकृत एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक संगठन है, जो भारत के कई राज्यों में कार्यरत है। यह 15 मई 1988 को स्थापित किया गया था, और इसमें संबद्ध विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है। BSS शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और आत्मसम्मान के माध्यम से विभिन्न आयामों यानी अनुसंधान, नीति, वकालत, जागरूकता आदि के माध्यम से वर्ग, पंथ और धर्म के बावजूद महिला सशक्तिकरण के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। BSS सभी आयु समूहों के लिए लिंग मुद्दों और संवेदीकरण, लड़कों एवं लड़कियों, पुरुषों एवं महिलाओं के बारे में जागरूकता के लिए,
महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की वकालत करता है और परिवार और समाज में सद्भाव के लिए काम करता है। बीएसएस किशोर आयु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1.5 लाख से भी ज्यादा लड़कियों एवं लड़कों तक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं और युवाओं तक शादी की पाठशाला, एक पूर्व विवाह परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच गया है। इसने विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम और पहल जैसे लॉ फोरम, परिवार परामर्श केंद्र, लघु फिल्म प्रतियोगिता आदि चलाए हैं। बीएसएस का अपना प्रकाशन अनुभाग भी है, जिसने सरोगेसी, बार गर्ल की समस्या और राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए एक हैंडबुक जैसे मुद्दों पर किताबें प्रकाशित की है। साथ ही साथ सबसे अंत में बस जल्दी ही हेरिटेज सोसाइटी के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको परिचय करा दूं। हेरिटेज सोसाइटी विरासत और संस्कृति के क्षेत्र में एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन है, जिसे हेरिटेज सोसाइटी पंजीकरण 1860 के तहत वर्ष 2016 में पटना में स्थापित किया गया था। सोसाइटी का उद्देश्य दस्तावेज संरक्षण और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों, प्रकाशनों के माध्यम से और कई नवीन विरासत जागरूकता कार्यक्रमों को शुरू करके मूर्त एवं अमूर्त विरासत को बढ़ावा देना है। यह संगठन स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। हेरिटेज सोसाइटी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन में युवा और उत्साही विद्वानों की एक समर्पित टीम के साथ भारत के सभी हिस्सों में अपनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। हेरिटेज सोसाइटी इस दर्शन में दृढ़ता से विश्वास करता है कि अपने गौरवशाली विरासत को या उनके प्रति समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से लोगों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और हमारे संस्कृति के प्रति समाज को विस्तार से जानने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार भी होता है। विरासत एवं संबद्ध विषयों के क्षेत्र में एक मजबूत अनुसंधान वातावरण हेरिटेज सोसाइटी की मुख्य शक्तियों में से एक है। स्थानीय एवं विदेशी शोधकर्ताओं के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में यहाँ का शोध क्षेत्र विभिन्न प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए अनुकूल है। हम एकेडमिक चर्चाओं और कार्यक्रम अनुसंधानों के लिए पर्याप्त, प्रभावी और कुशल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की भावना का समर्थन करते रहे हैं। हम यहाँ विभिन्न विभागों, राज्य मंडलों और जिला अध्यायों के माध्यम से हेरिटेज सोसाइटी में काम करते हैं। हम नियमित रूप से प्रतिष्ठित अध्येताओं और शोध विद्वानों के एक विविध समूह की मेजबानी करते हैं ताकि उनकी शोध पहल में उनका समर्थन किया जा सके। हम अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब समय आ गया है आज के विषय में हमारे जो इस कार्यक्रम में जो रूप हम लोग की बनी है, मिनट टू मिनट बना है, उसमें इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स बाय गेस्ट ऑफ ऑनरेबल श्रीमती नैना सहस्त्रबुद्धे जी को बहुत ही सादर के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। नमस्कार। भारतीय स्त्री शक्ति बाबा साहेब आंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय और हेरिटेज सोसाइटी द्वारा आयोजित इस इंट्रोडक्शन टू इंडियन फेमिनिज्म, भारतीय नारीवाद के ऊपर जो ये 3 क्रेडिट का कोर्स आज से प्रारंभ हो रहा है, उसमें इस स्टूडियो में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और इसके साथ साथ ही यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे सहभागी इसमें जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। वाइस चांसलर मैडम आशा शुक्ला जी, AIU की जनरल सेक्रेटरी पंकज मित्तल जी, आशुतोष जी हेरिटेज सोसाइटी से, और हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित भारतीय स्त्री शक्ति की फाउंडर, प्रेसिडेंट और नारी शक्ति सम्मान विजेती उर्मिला आप्टे जी, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। भारतीय स्त्री शक्ति भारतीय मूल्य, भारतीय विचारधारा और भारतीय पर्सपेक्टिव के आधार पर काम करने वाला संगठन है और गत 33 वर्षों से हम प्रैक्टिकल वे में समाज में जाके इसमें काम कर रहे हैं। हमारे जो भी कार्यकलाप हुए, जो भी मुद्दे महिलाओं के प्रश्नों सामने आए, उसके बारे में जो भी भारतीय स्त्री शक्ति ने आज तक भूमिका ली है, वो इसी भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय मूल्य और जीवन व्यवस्था के आधार पर ही लिए है। तो ऐसी भारतीय स्त्री शक्ति जो प्रैक्टिकल काम कर रही है, जो
नवनवीन ज्ञान शाखाओं द्वारा इस कार्य में जुड़ी है, ऐसे महू की बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और जो विरासत के बारे में कार्य कर रही है हेरिटेज सोसाइटी। ऐसे तीनों संस्थाएं इस कोर्स को चलाने में, इस कोर्स को आपके सामने सादर करने के लिए बहुत ही उत्सुक ऐसी है। भारतीय नारीवाद ऐसा शब्द जब कहा जाता है तो ये हमें पता है कि नारीवाद की मूल शुरुआत और कल्पना, इस टर्मिनोलॉजी की शुरुआत पश्चिमी देशों से हुई है। तो इसके बारे में भारतीय अवधारणा क्या है, वो भारतीय अवधारणा को इस कोर्स के माध्यम से हम आप सबके सामने लाना चाह रहे हैं। इस अवधारणा की जो पश्चिमी शुरुआत हो गई थी, उस पश्चिमी शुरुआत के समय वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ के जो महिलाओं के प्रश्न थे, जिस तरह से महिलाओं को भुगतना पड़ रहा था, महिलाओं को मतदान का भी अधिकार नहीं था, ऐसे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस माहौल में नारीवाद की परिकल्पना परदेशों में हो गई। अमेरिका, यूरोप में इसका प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका फैलाव हो गया। शुरू में तो सभी लोग उस अवधारणा से भली भांति परिचित हो रहे थे, आकर्षित हो गए थे, और धीरे धीरे सभी लोगों ने अपनी अपनी अवधारणा क्या है, अपने प्रश्न क्या है, इसके बारे में सोचना शुरू किया था। और एंजेला डेविस जो अमेरिकन एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी कहा था कि अलग अलग समाज की महिलाओं के प्रश्न अलग अलग है, इसके लिए देयर कैन नॉट बी वन विमेन रेटोरिक। महिलाओं के प्रश्नों का, महिलाओं की समस्याओं का जो भी स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है, उसका महिलाओं के प्रति जो समाज की धारणा है, उसका रिलीजियस हो, सोशल हो, इन अवधारणाओं का एक रेटोरिक या एक समान उद्गार नहीं हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और धीरे धीरे एक इंडिजिनस फेमिनिज्म की शुरुआत, उसके बारे में सोच विचार होने की शुरुआत हर जगह पे शुरू हो गई। क्योंकि अगर महिलाओं की महिला के रूप में और पुरुष के रूप में कल्चर द्वारा निर्मित है, ऐसा कहा जाता है, तो उसी कल्चर द्वारा, उसी अवधारणा के आधार पर उनके प्रश्नों को भी सुलझाना जाना चाहिए। और जैसे पश्चिम में भी फेमिनिज्म की शुरुआत एक जगह से या एक कोई विचार लेके, एक कोई मुद्दा लेके, एक प्रश्न लेके नहीं हुई थी, क्योंकि हर जगह के संदर्भ, परिस्थिति, क्षमता, सोच और परंपराएं, संकेत, श्रद्धा, हर इसमें बहुत सारा अंतर है। इसलिए इंडिजिनस फेमिनिज्म की शुरुआत, तो इसमें फेमिनिज्म की शुरुआत अलग तरीके से उसके बारे में सोचना प्रारंभ हुआ। जापान हो, चाइना हो या अफ्रीका हो, अफ्रीका के ने भी बहुत अलग तरीके से इसके बारे में सोचना शुरू किया। और भारत की भी जो अवधारणा है, भारत की इतनी प्राचीन विरासत और 5000 से भी ज्यादा वर्षों की जो परंपरा है, जो धार्मिक मान्यताएं है, जो सामाजिक मान्यता है और जो सांस्कृतिक मान्यता है, उसके आधार पर हम भारतीय अवधारणा को भी प्रस्थापित करने का प्रयास इस कोर्स के द्वारा कर रहे हैं। इस कोर्स के 2-3 मूल उद्देश्य हमने सामने रखे हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय अवधारणा को जो भी इस कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको हम अवगत कराएं, भारतीय नारीवादी अवधारणा सामने लाए। एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्या हो सकता है, वो भारतीय मूल्य, परिस्थिति, जीवन व्यवहार और जीवन मूल्यों के आधार पर उसको भी हम स्थापित करने के लिए विचार कर सकते हैं। वैश्विक नारीवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करके और उसको, उस अवधारणा को, उनकी जो भी एक सक्सेस या विश्व का एक ध्यान आकर्षण करने का काम जो पश्चिमी नारीवाद ने किया है, उसको भी समझना बहुत अत्यावश्यक है और तुलनात्मक अध्ययन भी करने की आवश्यकता है। तो कंपैरेटिव और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल दिस फेमिनिज्म्स, जो प्लूरल में कहा जाता है, तो ऐसे फेमिनिज्म के बारे में और एक वैश्विक विचार करने के लिए ये कोर्स का एक आयोजन करना है। और जो भी हम डिस्कोर्स खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस डिस्कोर्स के आधार पर बारे में हम कैसे विचार कर सकते हैं, इसका भी उद्देश्य भारतीय स्त्री शक्ति और ये जो हमारे सहयोगी संगठन है उन्होंने रखा है।
और संगठनात्मक जो उद्देश्य है वो तो ऐसा है कि स्त्री पुरुषों को असमानता के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में, भेदभाव के बारे में अवगत कराए, उनको बदलने की दृष्टि दे, उनको बदलने के लिए एक हैंड होल्डिंग के लिए आमंत्रित करे और ये हमारे साथ जुड़ के एक परिस्थिति को बदलाव लाने के एक सोच भी हमने रखी है। अकादमिक स्तर पर भारतीय नारीवाद का एक सैद्धांतिकीकरण भी हम करें, विश्व पटल में उसे लेकर जाए, प्रश्नों को हम सुलझाए और अतः मानवतावाद, विश्व शांति, विश्व कल्याण इस तक हम लेके जाए। आफ्टर ऑल सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मूल सोच के आधार पर हम आगे बढ़े। इस सोच को लेके इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद लगातार हम सभी सदस्यों को, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को लगातार मिलता रहा है। मुझे प्रारंभिक दिनों से ही याद है किस तरह से कोर्स को डिजाइन करने में, कोऑर्डिनेट करने में, किस विषय पर कौन से वक्ता हमारे यहाँ आएंगे, उनके लिए आपका दिशा निर्देश और आशीर्वाद लगातार हमें आयोजन समिति को मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके इस महत्वपूर्ण आशीर्वाद के लिए, इस प्रोग्राम में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देने के लिए। अब इस क्रम में आगे बढ़ता हूं और आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम डॉक्टर पंकज मित्तल मैडम हम लोगों के साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। आपका बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद द्विवेदी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी को, नैना जी को, द्विवेदी जी को जो हेरिटेज सोसाइटी से जुड़े हैं, कि आपने ये सोचा कि इंडियन फेमिनिज्म पे एक कोर्स करना चाहिए। जैसा कि नैना जी बता रही हैं कि फेमिनिज्म की जनरल भाषा में फेमिनिज्म को एक्टिविस्ट की तरह माना जाता है कि फेमिनिस्ट है मतलब एक्टिविस्ट है, जबकि फेमिनिज्म एक्टिविज्म नहीं है। फेमिनिज्म अगर अपने अधिकारों की कोई बात करें तो ये क्या एक्टिविज्म है क्या? ये तो हम अपनी हक की बात रख रहे हैं सामने कि हाँ हम अपना हक मांग रहे हैं, तो वो एक्टिविज्म नहीं है। तो इसलिए इंडियन फेमिनिज्म जो कि यूरोपियन फेमिनिज्म या वेस्टर्न फेमिनिज्म से बिल्कुल अलग तरह से हम उसकी हमारी क्योंकि सोच ही बिल्कुल अलग है, तो उसके ऊपर अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो बच्चों को पता चलेगा कि फेमिनिज्म का मतलब एक्टिविज्म नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है कि अपने बारे में लड़ना या अपने बारे में अलग सोच रखना और अपने आप को बराबर समझना, बराबरी का हक मांगना। तो ये फेमिनिज्म इंडियन फेमिनिज्म है। ये वेस्टर्न फेमिनिज्म से थोड़ा सा अलग है, पर हाँ हम अपनी बात रखते हैं, पर लड़ाई के माध्यम से नहीं। हम ये नहीं मानते कि पुरुष और स्त्री दोनों एक तरह से अपोजिट खेमे के लोग हैं। हम मानते हैं कि दोनों को एक साथ चलना चाहिए। इसलिए इंडियन फेमिनिज्म पे आप जो कोर्स कर रही हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। अभी अभी आपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया कि किस तरह के कोर्सेज आप कर रहे हैं और किस तरह के कोर्सेज होंगे। आप मेरे पास जब हमारे से बात हो रही थी तो जिस तरह के टॉपिक्स इस पर्टिकुलर कोर्स में हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और ये भी अच्छी बात है कि ये कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन करने से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं और ज़्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं। तो मुझे श्योरिटी है कि इस बारी तो आपने थोड़े ज़्यादा 100 बच्चे रखे हैं, क्योंकि पहली बार आप इस कोर्स को कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपके पास इतने बच्चे आएंगे इस कोर्स को करने के लिए कि आप उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा कि हाँ कितने बच्चे आ रहे हैं कि इंडियन फेमिनिज्म सीखने के लिए कि इंडियन फेमिनिज्म क्या है। और मेरी समझ में अगर आप इंडिया में माने कि इंडिया के फर्स्ट फेमिनिस्ट कौन था, अगर ये बात चले कि इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट कौन था, तो मुझे लगता है कि नाम आएगा सावित्रीबाई फुले जी का। शी वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने पहले 1848 में, मतलब आज़ादी से भी करीब 100 साल पहले, उन्होंने ये सोचा कि विमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए स्कूल खोला 1848 में, और उन्होंने ये सोचा कि लड़कियों की एजुकेशन से क्या फ़ायदा होगा देश को आगे चल के। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार क्या पूरी सोसाइटी को शिक्षित करते हैं। तो सबसे पहली फेमिनिस्ट अगर मुझे लगेगा तो सावित्रीबाई फुले जी, पंडिता रमाबाई जी। तो ये हमारी फेमिनिस्ट थी। ये अलग तरह का फेमिनिज्म है जो हम इंडियन फेमिनिज्म की बात करते हैं। तो क्योंकि फेमिनिज्म की थ्योरी के बारे में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो तो आप अपना कोर्स में बहुत सारा पढ़ाएंगे। मैं थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जब हम बराबरी की बात करते हैं कि
स्त्री पुरुष बराबर हैं। और हमने देखा कि इंडिया में तो फेमिनिज्म या बराबरी की अगर हम बात करें तो बराबरी को शुरू से ही तरजीह दी गई है कि जैसे बहुत सारे देशों में तो विमेन को राइट टू वोट भी नहीं दिया गया था, फ्रेंचाइजी का राइट भी नहीं था कि वो वोट डाल सके। पर इंडिया में जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना पहले दिन से राइट टू वोट विमेन को दिया गया। तो इसलिए हमारे देश में बहुत सारी जेंडर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स जेंडर की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। पर उसके बावजूद कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी कॉन्वोकेशन में जाओ तो जब हम कॉन्वोकेशन के मेडल्स देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड्स देते हैं, तो सारी महिलाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़े होते हैं। पर जब वही ट्रांसलेट करना होता है नौकरियों में, वही ट्रांसलेट करना होता है लीडरशिप पोजीशंस में, वही ट्रांसलेट करना होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, पॉलिटिक्स में या आईएएस में या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या वाइस चांसलर्स कितनी महिलाएं हैं, तो वो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। मैं थोड़ा सा डेटा देख रही थी कि जैसे पिछली 2019 की लोकसभा देखें तो 8000 कैंडिडेट थे हमारे देश में, आधा आधा अनुपात है मेल फीमेल का। 8000 कैंडिडेट में उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स कितनी थी? सिर्फ 700 फीमेल कैंडिडेट्स आउट ऑफ 8000 कैंडिडेट्स जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किया 2019 में। और उसमें से सिर्फ 78 विमेन रिप्रेजेंटेटिव, 542 में से 78 विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी लोकसभा में अभी हैं। जब हम स्कूल में या कॉलेजेस की बात करते हैं, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन सिस्टम से हूँ, तो जब हम लेक्चरर्स की अनुपात देखते हैं मेल फीमेल का, तो लेक्चरर्स हैं 42%, मेल्स हैं 58%। और जैसे हम एसोसिएट प्रोफेसर पर जाते हैं तो ये 42 से घट के 37% रह जाता है। जब हम प्रोफेसर्स पे जाते हैं तो वो संख्या घट के 27% रह जाती है। तो जो 42% लेक्चरर्स थे वो घट के 27% प्रोफेसर्स पे क्यों रह जाते हैं? और जब हम वाइस चांसलर्स की बात करते हैं कि विमेन वाइस चांसलर्स कितनी है, तो वो संख्या घट के रह जाती है 6%, 7%, 5% बस। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में 1000 वाइस चांसलर्स में से मुश्किल से 60-65 वाइस चांसलर्स विमेन है, बाकी सब मेल्स हैं? क्या महिलाओं में क्षमता नहीं है क्या वाइस चांसलरशिप करने की? तो दिस इज टू डू विद फेमिनिज्म। मैं ये कह रही हूँ कि फेमिनिज्म आपके दिमागों में रहना चाहिए कि हम बराबर हैं। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं जितना मेन उसके लायक है? मतलब लड़ने की जरूरत नहीं, एक्टिविज्म की जरूरत नहीं है। अपने आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को अच्छा मानना, अपने आप को बराबर मानना, ये सबसे बड़ा ज़रूरत है। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हाँ क्या वजह है कि ऐसा होता है, क्या मतलब किन वजहों से ऐसा होता है कि नीचे के लेवल पे सारी फीमेल्स अच्छी रहती हैं पर ऊपर जाती तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है 2-3 इश्यूज हैं। पहला तो है स्टीरियोटाइपिंग को अगर आसान भाषा में माने, अगर बच्चे यहाँ पे हैं तो मान लो आप अपनी आंखें बंद करो और किसी साइंटिस्ट के बारे में सोचो या किसी इंजीनियर के बारे में सोचो, तो कौन सा चेहरा सामने आता है? एक मेल चेहरा सामने आता है। किसी डॉक्टर के बारे में सोचो तब भी एक मेल चेहरा सामने आता है। किसी पायलट के बारे में सोचो, एक मेल चेहरा सामने आता है। पर जैसे ही आप किसी रिसेप्शनिस्ट के बारे में, कोई टेलीफोन ऑपरेटर के बारे में सोचना शुरू करोगे तो एकदम, या नर्स के बारे में सोचना शुरू करोगे तो एकदम से एक फीमेल चेहरा सामने आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंजीनियर्स, ये सब बड़े बड़े जो पोजीशंस हैं उसमें सिर्फ आदमी बैठते हैं, जबकि हमारे देश में इंजीनियर्स की संख्या कम नहीं है, महिला इंजीनियर्स की, महिला डॉक्टर्स की संख्या भी कम नहीं है, महिला लीडर्स की संख्या भी कम नहीं है। पर फिर भी कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो बड़ी जॉब्स हैं वो मेल्स के लिए और जो छोटे रिसेप्शनिस्ट या टेलीफोन ऑपरेटर जैसी जॉब्स है फीमेल के लिए। तो इस स्टीरियोटाइपिंग को हमारे को अपने मन से निकालना पड़ेगा। पहला तो मुझे लगता है ये वजह। दूसरा मैं बात करूंगी एटीट्यूड की। एटीट्यूड, एक तो एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन, एटीट्यूड ऑफ द मेन टुवर्ड्स विमेन एंड एटीट्यूड ऑफ वुमेन टुवर्ड्स हरसेल्फ। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो औरत अपने बारे में क्या सोचती है। अब मैं एक महिला यूनिवर्सिटी में काम किया मैंने 6 साल एज वाइस चांसलर। तो वो ग्रामीण मतलब रूरल विमेन यूनिवर्सिटी थी, तो गांव से बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती थी। तो कोई भी महिला से पूछो तुम क्या काम करती हो, कहती कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मतलब? कहते हम कुछ भी नहीं करते। तो उनसे पूछो कि आप बच्चों का ध्यान रखती हो? हाँ। आप फैमिली को देखती हो, खाना बनाती हो, वाटर मैनेजमेंट करती हो, रिसोर्स मैनेजमेंट करती हो, सब कुछ करती हो, फिर ऐसा क्यों सोचती हो कि हम कुछ नहीं करते? क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वर्क की वैल्यू ही नहीं है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि डोमेस्टिक काम तो मतलब कुछ काम ही नहीं होता। काम क्या होता है? कुर्सी मेज पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम करो, तो उसी को
काम मानेंगे, बाकियों का काम नहीं मानेंगे। तो ये जो अपने आप को कम आंकना है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पास एक डेलीगेशन आया यूएसए से विमेन वाइस चांसलर्स का, और उनसे बातों बातों में मुझे पता चला कि यूएसए देश में विमेन वाइस चांसलर की सैलरी मेल वाइस चांसलर से कम है। आई वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश, लाइक इंडिया जिसको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हमारे देश में भी वाइस चांसलर चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की सेम तनख्वाह है। तो अमेरिका जैसे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि विमेन वाइस चांसलर की तनख्वाह मेल वाइस चांसलर से कम है? तो फिर उन्होंने समझाया कि हमारे देश में सैलरी फिक्स नहीं होती है, सैलरी नेगोशिएट होती है अक्रॉस द टेबल। और जब नेगोशिएशन होती है तो फीमेल जो होती है दे टेंड टू नेगोशिएट लोअर। ये मान के चलती है कि हम शायद उतनी सैलरी के लायक नहीं हैं जितने की मेल वाइस चांसलर उसके लायक है, तो इसलिए उनके यहाँ सैलरीज कम हो जाती हैं मेल वाइस चांसलर से। तो अमेरिका जैसे देश जिसको हम बहुत डेवलप्ड देश मांगते हैं, वहाँ पे महिलाओं की ये स्थिति है कि वो अपने आप को कम आंकती हैं। तो ये जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ना, कि कैसे अपने आप को ये अपनी पहचान करना कि हाँ हम भी उसके बराबर हैं। एक किस्सा याद आता है कि कहते हैं कि जैसे जब अभी थोड़ी देर पहले हम हाउसवाइफ्स की बात कर रहे थे कि होम मेकर्स, अब हम उनको बोलते हैं कि वो ये मानती हैं कि हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि एक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में वो क्यू लगा हुआ था, तो पहली वाली लेडी ने उससे पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है? तो उसने कहा मैं तो हाउसवाइफ हूँ। उसने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, उसका एप्लीकेशन रखी और उसको आगे भेज दिया। नेक्स्ट फीमेल आई, वो भी हाउसवाइफ थी, तो उससे पूछा कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? उसने बोला आई एम ए रिसर्चर। तो उसने कहा अच्छा किस में रिसर्च करती हो? उसने कहा होम मैनेजमेंट एंड फैमिली डेवलपमेंट पे। उसने कहा वेरी गुड। उसको लगा बड़ा अच्छा रिसर्च कर रही है और बड़ा अच्छा टॉपिक भी है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी है कि आप कैसे कर रही है? उसके 2 बच्चे थे। उसने कहा मेरे पास 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, आई एम डूइंग रिसर्च इन दिस एरिया, और मेरे पास 2 रिसर्च प्रोजेक्ट है। एंड देन शी सेड कि आपके पास कोई असिस्टेंट भी है कि आप अकेली रिसर्च कर रही है? उसने कहा आई हैव वन असिस्टेंट, हर हस्बैंड। और फिर उस लेडी ने पूछा कि आपकी रिसर्च फुल टाइम है कि पार्ट टाइम? तो इसने कहा माई रिसर्च इज ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम मुझे काम करना पड़ता है। और उसको इतनी इज्जत से उसको छोड़ के आई बाहर तक कि हाँ बहुत अच्छी रिसर्चर है। तो दोनों, पहले वाली महिला और दूसरी वाली महिला बिल्कुल सेम थी, पर एटीट्यूड दूसरी वाली का अपने काम के प्रति क्या था और पहले वाली का क्या था, इससे सारा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं को अपने प्रति ही एटीट्यूड इतना ज़रूरी है कि उनका अपने प्रति एटीट्यूड ठीक हो। जैसे वो जामवंत ने बताया था ना हनुमान जी को कि क्या शक्ति है, तो उनको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि हमारी शक्ति क्या है। और ये हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बताया। हमने एक वीमेन यूथ पार्लियामेंट किया जिसमें सारी आसपास की यूनिवर्सिटीज़ की विमेन स्टूडेंट्स को बुलाया गया, क्योंकि हमारी विमेन यूनिवर्सिटी थी। विमेन स्टूडेंट्स को बुलाया गया, 5-6 बिल रखे गए उस विमेन यूथ पार्लियामेंट में कि पास होता है कि फेल। तो आपको हैरानी होगी कि जो ये रिजर्वेशन फॉर विमेन इन जॉब्स एंड रिजर्वेशन फॉर विमेन इन एडमिशंस, ये दोनों बिलों को हमारी उन ग्रामीण लड़कियों ने गिरा दिया। उन्होंने कहा हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप हमें अपॉर्चुनिटी दे के देखिए, आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन शायद मेन को चाहिए होगा, विमेन को तो बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए। सो दैट साइड ऑफ माइंडसेट, मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ का ये काम है कि बच्चों का इस तरह का माइंडसेट क्रिएट करें कि उनमें अपने प्रति जागृति महसूस हो। उनको पता चले कि हाँ हम लोग कर सकती हैं, कर तो वो सकती हैं, पर उनको ये पता लगना कि हाँ हम कर सकते हैं। तो मोमेंट दे नो दैट दे कैन, मतलब हम बच्चों को ये कहते थे कि जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लोगे ना कि यू कैन, यू विल, बिकॉज यू नो, वी ऑल नो दैट यू कैन, बट तुमको नहीं पता कि यू कैन, दे डोंट नो दैट दे कैन। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस कोर्स के माध्यम से अगर हमने बच्चियों, जो भी लोग ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें अगर ये जागृति ला दी ना कि हाँ ये कर सकती हैं, तो वो कर सकती हैं, कर तो वो सकती हैं, बस उनको जागृति लानी है कि कर सकती हैं। और तीसरा इशू जो मुझे लगता है, जो हमने कहा स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड, और तीसरा इशू है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग मतलब एक इनविजिबल सी ग्लास सीलिंग है। ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर तक तो पहुँच सकता है, वाइस चांसलर तक पहुँचना मुश्किल है, उससे ऊपर निकलना मुश्किल है। तो उस ग्लास सीलिंग में सुराख करना इतना मुश्किल है नहीं। अगेन वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम आता है। तो जिस दिन आपने ग्लास सीलिंग में सुराख कर लिया तो आप ऊपर पहुँचेंगी। आप जानते हैं कल्पना चावला को, आप जानते हैं सुनीता विलियम को, आप जानते हैं किरण मजूमदार शाह को। मैं पॉलिटिशियंस के नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ
अलग अलग फील्ड्स में आप देखिए, मैडम मैरी क्यूरी जो थी, शी वाज ओनली वन हु गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, वन इन फिजिक्स, वन इन केमिस्ट्री। शी वाज अ लेडी, महिला थी वो। तो ग्लास सीलिंग को तोड़ना हमारे बस की बात है और हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। आपको याद, एक 90 कौन सा साल था, 1967 में एक महिला थी, कैथरीन स्वाइट्जर, यस, कैथरीन स्वाइट्जर। उस समय पे 1967 में महिलाएं वो नहीं दौड़ पाती थी, मैराथन नहीं दौड़ पाती थी, सिर्फ पुरुषों के लिए मैराथन होता था। तो उस महिला ने कहा कि मैं महिला होकर मैराथन नहीं दौड़ पाती, ऐसा कैसे? तो वो पुरुष के वेश में दौड़ी उस मैराथन में और आगे स्थान भी प्राप्त किया। जबकि उसके बाद में ये भी हुआ कि लोगों को पता चल गया कि वो महिलाएं हैं, उसकी काफ़ी परेशानी भी हुई। पर उसके बाद से बॉस्टन में मैराथन में महिलाओं को दौड़ना शुरू किया। तो किसी ना किसी को तो लीड लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई शुरुआत करता है तो उसके अच्छे परिणाम ही सामने आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोग्राम को, जो ये कोर्स आप कर रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर कोर्स रहेगा। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने का जो मौका मिलेगा इस कोर्स के थ्रू, वो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि थ्योरी तो वो समझेगी, पर इससे ये समझेंगे कि हाँ, हमारे अंदर अपार शक्ति है और हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना है और कैसे अपना एटीट्यूड अपने ही प्रति बदलना है कि यस आई कैन। तो जैसे ही एटीट्यूड आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इस कोर्स का पर्पस ही पूरा हो जाएगा कि हाँ, हमने सारी महिलाओं को जागरूक कर लिया और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न कर दी कि अपनी वर्थ पहचानो, तुम कर सकती हो, करो, आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ ही मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक्स नैना जी, थैंक्स आशा जी, एंड थैंक्स प्रोफेसर द्विवेदी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने कई ऐसी प्रेरक बातों को हम तमाम दर्शकों के बीच लेके आई हैं। स्टीरियोटाइप के बारे में आपने बताया कि कैसे महिला किसी सब्जेक्ट को सोचते हैं तो हमारे फिगर आते हैं, मेल फिगर होंगे और फीमेल फिगर हो गए। एटीट्यूड के बारे में आपने बताया कि कैसे महिलाओं को अपने आप में स्वयं में कम नहीं आंकने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र या फला के बारे में। इसका मतलब हुआ कि जिस कुल में नारियों की पूजा होती है, अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, अर्थात उस कुल का अर्थात समाज का उत्थान होता है। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है। हम बचपन से ही अपने घरों में इस बात को सुनते आए हैं और देखते आए हैं और उस पर गुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। और आपने बहुत सुंदर बात बताई मैडम की ग्लास सीलिंग हमारे सामने है, दिखता है। और उसके लिए कई प्रेरक उदाहरण आपने हमारे तमाम दर्शकों प्रतिभागियों को दिया। कि कल्पना चावला के बारे में सोचिए आप, मैडम क्यूरी के बारे में सोचिए आप, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में सोचिए कि क्या उस समय ग्लास सीलिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ के आगे निकला और अपने क्षेत्र में अपने विषय को, अपने काम को एक नई ऊंचाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तीनों संस्थानों की तरफ से कि आप हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करके आए। अब इस कड़ी में आगे बढ़ता हूँ और मालूम है कि अध्यक्षीय उद्बोधन भी करना है, लेकिन इसी बीच में एक मिनट हम चाहते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त कर लें। प्रोफेसर उर्मिला आप्टे मैडम हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और भारतीय स्त्री शक्ति को किस मुकाम तक उन्होंने घर घर तक पहुंचाया, उसके कारण उनके कार्यकर्ता, इस संगठन के कार्यकर्ता हर गांव में है, हर कस्बे में है, हर जिलों में है, हर पंचायत में है। तो किस तरह से प्रेरित की और एक तरह से फाउंडर प्रेसिडेंट है मैडम हम लोगों के साथ। तो उनका आशीर्वाद अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम प्रतिभागियों को मिलना चाहिए कि वे इस कोर्स के एक नई दिशा को प्राप्त करें और अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम तीनों संस्थानों की तरफ से। नमस्कार डॉक्टर द्विवेदी जी, डॉक्टर आशा जी, आदरणीय वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस, आज की प्रमुख अतिथि डॉक्टर पंकज जी, नैना जी जो हम साथ में काम करते हैं, हमारी कार्यकर्ता भी है और पदाधिकारी है, वो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय स्त्री शक्ति की, डॉक्टर प्राची मोघे जी जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है और भारतीय स्त्री शक्ति की कार्यकर्ता है। आप सबको मैं पहले धन्यवाद देती हूँ।
कि इस प्रकार का आयोजन आप सब लोगों ने सोचा और आज वो प्रत्यक्ष में लाए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हेरिटेज सोसाइटी और भारतीय स्त्री शक्ति, इन तीनों संस्थाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। भारतीय मूल विचार के आधार पर स्त्रीवाद के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य कौन सा है और स्त्रीवाद की भारतीय परिभाषा कैसी हो सकती है, वो समाज जीवन का आचार व्यवहार कैसा हो, इस पर चर्चा विमर्श करने की आवश्यकता महसूस होकर एक साझा प्रयास आप कर रहे हैं। मुझे याद है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा की पहली नीति जो बनी उसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज आर फॉर लर्निंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। वो अभी भी सत्य ही है, मगर ज्ञान का प्रकार ये प्रसार होगा कैसे? यह समाज से जुड़कर होता है। आज का ये प्रयास मुझे इसी कारण से सराहनीय लगता है कि एक सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी, एक जमीनी स्तर पर देश भर नारी सशक्तिकरण का कार्य करने वाला संगठन और हेरिटेज सोसाइटी जैसा इतिहास के आधार पर जो वर्तमान परख सकता है ऐसा एक संस्थान मिलजुल कर इस डिस्कोर्स की व्यापकता बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, इकट्ठा आए हैं। इस कोर्स में सहभागी देश के विभिन्न प्रांतों के, विविध भाषाओं के, विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के बंधु भगिनियों का मैं स्वागत करती हूँ। आपके विचार रखने के लिए भी इस राष्ट्रीय स्तर के विमर्श में जरूर अवसर होगा। इस विमर्श का पहला तत्व है कि समाज व्यवस्था एक ही समय अखंड मंडलाकार है, यानी कि जो सर्कुलर भी है और जो स्पाइरल भी है। ये समाज के पारस्परिकता का, परस्पर पूरकता का स्पष्टीकरण करता है। भारतीय स्त्रीवाद एवर इवॉल्विंग प्रोसेस होगी, यानी कि आज एक भाषण किया तो भारतीय स्त्रीवाद स्पष्ट हुआ ऐसा नहीं है। समानता का और परस्पर पूरकता का तत्व और अनुभव, यानी कि विचार और आचार में तादात्म्य, इसका आग्रह रखना, यानी कि भारतीय स्त्रीवाद की स्पष्टता होगी ऐसे मैं मानती हूँ। यह भेदभाव रहित समाज का एक सपना अपना है और बौद्धिक चर्चा केवल विद्या विभूषित लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि जो समाज, महिला समाज विशेषतः वंचित, पीड़ित और बहिष्कृत भी है, उनके जीवन में परिवर्तन लाइए, ये हमारी आकांक्षा है। छोटी छोटी बातें हैं, अभी पंकज जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं और भी एक छोटा सा उदाहरण जो हम रास्ते में आसपास में देखते हैं कि रोज की भाषा हमारी कैसी रहती है, उसमें भी बदलाव आवश्यक रहता है। मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ कि भारतीय स्त्री शक्ति की एक छोटे गांव में काम करने वाली जो कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां की ग्राम पंचायत को आग्रह किया कि ग्राम पंचायत प्रतिबंध करे कि किसी महिला के माँ बहन के नाम से गालियां देना। वो केवल प्रस्ताव पारित करके रुकी नहीं है, उसका आग्रह भी उन्होंने रखा है। यानी कि महिला की गरिमा बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे, भाषा से लेकर बौद्धिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर जगह पर इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार का विचार, उसका आग्रह रहने की आवश्यकता है। इस डिस्कोर्स में भी विभिन्न विश्वविद्यालय समाज के आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में जो लोग योगदान दे रहे हैं, वो इसमें भी योगदान दें, ऐसा आह्वान करके मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम आपके प्रति, क्योंकि आपका यह आशीर्वाद, प्रेरणा रूपी यह संदेश, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी दर्शक प्रतिभागी आपकी आशीर्वाद को सुने हैं, प्राप्त किए हैं, उनके जीवन में यह प्रेरणा पुंज का काम करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम कि रोज प्रतिदिन हम देखते हैं कि अपने आसपास में ही रोज की भाषाओं से अवगत होते हैं। तो महिलाओं को उसके गरिमामयी बोध कराने के लिए और उनके शब्द सूचक जो आपने प्रयोग किया, उसको कैसे परिष्कृत करने की जरूरत है, उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक तमाम अलग अलग जगहों से इसका लाभ लेंगे। अब समय आ गया है कि अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु हम लोगों की अभिभावक प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को आमंत्रित करने के लिए,
कि उनकी लगातार हम सभी जानते हैं कि विमेन स्टडीज क्षेत्र में उन्होंने खूब सारा काम किया है और इस विषय के प्रति उनका स्नेह शुरू से ही हम देख रहे हैं और उनकी सोच को लेके कि कैसे इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, इस विषय को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस कोर्स के माध्यम से हमेशा बताती रहती हैं। बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ आज के अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत नमस्कार। सम्मानीय पंकज मित्तल मैडम जी, सम्मानीय नैना सहस्त्रबुद्धे जी, सम्मानीय उर्मिला आप्टे जी, सम्मानीय प्राची बोगे जी, सम्मानीय डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी और सम्मानीय डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। तीनों संस्थाओं ने आखिर मिलके ये विषय क्यों चुना कि हमको इंडियन फेमिनिज्म पर कोई सर्टिफिकेट कोर्स लाने की आवश्यकता है। आखिर देश काल में इस सब की क्या जरूरत महसूस की गई। दिल्ली से भारतीय स्त्री शक्ति, पटना से हेरिटेज सोसाइटी और मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू। आखिर क्यों सब इकट्ठे हुए, क्यों सबकी ये साझा चिंताएं हुई, क्यों तीनों संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ जुड़े जो नारीवाद, भारतीय नारीवाद के विषय पे चिंता करते हैं, वो क्यों एकजुट हुए, इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं चूंकि महिला अध्ययन की विद्यार्थी हूँ, उसी क्षेत्र में काम करती हूँ, कुछ चीजों को आगे बढ़ाती हूँ, तो मुझे भी ये लगा और हम सबको लगा कि हम पाश्चात्य दृष्टि से नारीवाद को देखते रहे हैं, जानते रहे हैं, समझते रहे हैं। तमाम स्त्री आंदोलन हुए, कुछ का दस्तावेजीकरण है, कुछ का नहीं है, कुछ का है वो भी संपूर्ण नहीं है, तोड़ मरोड़ के है। तो भारत में जितने कानून बने, भारत की वैदिक साहित्य और संस्कृति से लेके जो उत्कृष्ट व्यवस्था और परंपरा रही है, उसमें स्त्री का बहुत ही अद्भुत अकादमिक चरित्र रहा है। तो जब उस उत्कृष्टता पर भारतीय स्त्री थी, तो देश काल परिस्थिति कि वो समस्त कौन सी चीजों में परिवर्तन आते गए और उन सारी चीजों के साथ भारतीय स्त्री ने अपनी परिवार व्यवस्था के साथ, अपनी संघर्ष क्षमता के साथ किस तरीके से संतुलन बनाया, एक तरफ परिवार व्यवस्था को भी बचाया और दूसरी तरफ स्त्री शक्ति को भी जागृत रखा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो उत्कृष्ट पदों पे बैठी हैं, लेकिन मेरी समझ ये है इस विषय को लेके कि जो पदों पर पदस्थ वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनका अपने आप में कंट्रीब्यूशन 100% बहुत विशिष्ट है, उन्होंने नेतृत्व दिया है। लेकिन जो हमारी घर में बहनें हैं, उन्होंने जो पारिवारिक परिस्थितियों को इनकाउंटर करके जो रास्ता बनाया है, जो संस्कार का रास्ता है, जो नेतृत्व का रास्ता है, वो भी रास्ता बहुत बड़े उनके उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित करता है। आप सावित्रीबाई फुले की बात करिए, आप गार्गी घोषा अपाला की बात करिए, भारतीय राष्ट्रीय समाज में
अध्यात्म में, राजनीति में तमाम ऐसी व्यक्तित्व वाली महिलाएं रही हैं जिन्होंने एक बड़ी लकीर को खींचा है, और इन महिलाओं में ही ये चीजें रही हैं कि उन्होंने अपनी ईमानदारी के आगे किसी भी तरह समझौता नहीं होने दिया। वो दृढ़ता से अडिग रही, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक कदम भी अगर समझौतावादी उठाया तो तय बात है 100 लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। भारतीय नारीवाद ये सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम गंभीर विमर्श का प्रतिफल है, जिसका उद्देश्य भारतीय स्त्री की अस्मिता, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके संघर्ष, उसकी ईमानदारी, उसकी दृढ़ता, उसकी जन आंदोलनों में भूमिका, उसकी अकादमिक क्षितिज पर भूमिका को इस तरीके से व्याख्यायित करेगा कि वो महिला जिस स्थान पर बैठी है, चाहे वो घर हो या कोई विशिष्ट कुर्सी, उस स्त्री के बैठने के कारण वो पावर बढ़ी है, उसने उसका विस्तार किया है। तो ऐसी समस्त भारतीय स्त्रियों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अवदान का समुच्चय भारतीय नारीवाद का ये सर्टिफिकेट कोर्स है। ये लंबी यात्रा है, व्यापक विषय है, जिसमें हर चीज आएगी, हर चीज पे खुला संवाद होगा। भारतीय नारीवाद को एशियन नारीवाद और पाश्चात्य नारीवाद एक जैसे मुद्दों के साथ में समझना चाहिए। हम किसी लकीर को छोटा करने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अपनी भारतीय अस्मिता, भारतीय स्त्री के उद्भव वैभव को पूरी दुनिया में लाने के लिए निश्चित तौर पर प्रस्तुत हैं। हम हर विषय पर इस पर विमर्श करेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है, जिसमें भारतीय स्त्री की मुलाकात अगर कहीं जरा भी रुकी है तो खुद से होगी, और वो मुलाकात वो पूरे देश तक ले जाएगी। मैं बहुत हृदय से अपनी मित्र विदुषी नयना सहस्त्रबुद्धे जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विषय की व्यापकता को बहुत विस्तार दिया। पूरी भारतीय स्त्री शक्ति की टीम जुटी रही, बहुत बहुत विमर्श हुआ, कई बार विमर्श हुआ। हम रात रात में 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि मेरी ही अजीब व्यस्तताएं चलती थी, तो हम लोग ने ऐसी बैठकें करी। हेरिटेज सोसाइटी से डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी हमेशा की तरह हमेशा प्रस्तुत रहे। डॉक्टर नीरू मिश्रा हमेशा उपलब्ध रही। डॉक्टर जया फूकन, उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत ही उल्लेखनीय माना जाना चाहिए, क्योंकि वो इस विषय की ही विद्यार्थी हैं। ये सारा सिलसिला जब सब लोग मिलके एक मजबूत जड़ को सींचते हैं तो उसमें से बहुत अच्छे पत्ती और गुलाब उभरेंगे ही। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को बहुत प्रतिष्ठा देगा, और हम जिस जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी की संकल्पना करते हैं, प्रयासरत हैं, उसको बल देगा। ये बल बढ़े, हम सबकी निरंतर इसमें कोशिश होनी चाहिए। एकदम से हम लोगों ने सोचा था कि 60-70 विद्यार्थी हो जाएं, लेकिन हमें लगभग 101 विद्यार्थियों पे इसके प्रवेश को रोकना पड़ा।
ये इस पाठ्यक्रम की लोकप्रियता का स्वयं प्रमाण है कि सब भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भारतीय नारीवाद की व्याख्या के पुनर्पाठ को जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं और विस्तारित करना चाहते हैं। हमारे दूसरे पाठ्यक्रम के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। मैं आश्वस्त हूं ये पाठ्यक्रम हमारे राष्ट्र के गौरव के अनुरूप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के अनुरूप और भारतीय नारीवाद के लिए जितने लोगों की चिंता है उनके स्वप्न को साकार करने की कोशिश करेगा। मैं अपनी तीनों संस्थाओं को एक अध्यक्ष के नाते प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूं कि इतने परिश्रम पूर्वक इस पाठ्यक्रम को वो लाए और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज उसका उद्घाटन आदरणीय पंकज मित्तल जी ने किया। एक बहुत ही एक अद्भुत विदुषी व्यक्तित्व है उनका, हम सब सुपरिचित हैं और आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास इसमें हमारी बहनें भी उपस्थित हुई और उन्होंने कहा। नैना जी, मैं मन से इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं, पूरी आश्वस्ति के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैडम। आपने ठीक ही कहा अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कि कैसे यह आयोजन तीनों संस्थाओं ने कि आखिर क्यों सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी तीनों संस्थाओं को इस आयोजन में। इससे कई सारे बिंदुओं को आपने हम सभी के समक्ष लेके आया। हमें मालूम है कि आप प्रारंभ से ही इस कोर्स के प्रति कितनी सजग थी और आपने ठीक ही कहा कि कैसे 60 से 70 अनुमान था उसके बारे में, और यह कोर्स की व्यापकता ही कहा जाए या आप लोगों का आशीर्वाद ही कहा जाए कि इसके प्रति भारत के अलग अलग लोगों से जो इस भारतीय स्त्री विषय पर इंडियन फेमिनिज्म कोर्स पे अपना शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, वे आगे बढ़े और आगे इस कोर्स को लेके आए। उसके बाद हम सभी दर्शकों से यह आशा करते हैं कि आप सभी प्रतिभागियों, मीडिया बंधुओं और फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे देश विदेश से उन समस्त दर्शकों के प्रति उनसे आग्रह करता हूं कि आपके कारण ही यह अनुष्ठान वैश्विक स्वरूप धारण कर रहा है, क्योंकि यह इंडियन फेमिनिज्म का कोर्स 3 महीने के लिए प्रारंभ किया गया है और इतने इसकी उद्घाटन सत्र में आप अलग अलग जगहों से जुड़े। दर्शकों से अनुरोध है कि हमारी इस अमृत यात्रा को घर घर तक पहुंचाएं, इस आयोजन के बारे में सबको बताएं कि ताकि इंडियन फेमिनिज्म की हम लोगों की तरफ से जो जागरूकता है, जो पहल है इस कोर्स के माध्यम से, उसके बारे में सभी लोग अवगत हो सके। अब धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु मैं डॉक्टर प्राची मोगे जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। वे हमारे इस आयोजन की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है, डॉक्टर प्राची मोगे मैडम जी। मेरे ख्याल से तकनीकी समस्या के कारण उनके पास आवाज नहीं जा रही है, तो मैं अब अपने तीनों संस्थानों की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, नैना शास्त्री बुद्धे मैडम जुड़ गई हम लोग के साथ। तो अपने तीनों संस्थाओं की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू, भारतीय स्त्री शक्ति और हेरिटेज सोसाइटी, हम सभी जानते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, दिन रात काम किया और इसके लिए अलग अलग जगहों से तमाम लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। डॉक्टर प्राची मोगे मैडम जुड़ गई हैं, उन्हीं को स्वागत करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए स्वागत है मैडम, प्लीज। आज जो उद्घाटन समाप्त सत्र हुआ है वो बहुत ही अच्छा और जो क्या हमारी ज्ञान में वी आर रियली ब्लेस्ड विथ ऑल दिस डिग्निटरीज। सो मैं तहे दिल से ये सब डिग्निटरीज को आभार प्रदर्शन करती हूँ। I express my vote of thanks and my sincere gratitude to all our chief guest, Dr. Pankaj Mittal,
the president, प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, ऑनररी वाइस चांसलर ब्रुआस, और भारतीय स्त्री शक्ति की जो प्रेरणा स्थान है, मेंटर है और फाउंडर प्रेसिडेंट है, वो प्रोफेसर उर्मिला आप्टे जी और श्रीमती नैना सहस्रबुद्धे जी, आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आभासी दृश्य माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ये जो लाइव प्रक्षेपण हो रहा है, वो सब दर्शकों को भी हृदय से धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ऐसे जो हमारा ये प्रमाण पत्र अभ्यासक्रम है, वो और दूसरी बैच होगी, कई बाकी यूनिवर्सिटी में भी होगी, और ये जो हमारा ज्ञान यज्ञ है वो निरंतर चलता रहेगा। आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप सभी को सादर प्रणाम और भूरिशः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब आज के इस सत्र की यहीं समाप्त की घोषणा करता हूं, अपने मुख्य अतिथि महोदया की अनुमति से, अध्यक्ष महोदया की अनुमति से, गेस्ट ऑफ ऑनर महोदया की स्थिति से, और पूरे कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए प्रोफेसर उर्मिला आप्टे मैडम की अनुमति से। अब हम लोग और सभी प्रतिभागियों से यह आग्रह भी रहेगा कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना, उसके दूसरा लिंक जो शेयर हुआ है, आप लोग उसमें जुड़े, जल्दी ही जुड़े, और उसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आज से हम लोगों का यह आयोजन सफल हुआ, और आप सभी का आशीर्वाद इस आयोजन में मिलता रहे, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति ही इस दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए हम सभी को नवीन ऊर्जा प्रदान करती है। तो एक बार पुनः मैं इस शब्द के साथ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता से अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। Okay, thank you very much. Thank you. थैंक यू। नमस्ते।